करता हूं, निंदा करता हूं, क्योंकि जहां दहशतगर्दी है वहां इस्लाम नहीं हो सकता और जहां इस्लाम है वहां दहशतगर्दी नहीं हो सकती। क्या सच बात। ये जो चेहरे आपके सामने नजर, मुसलमानों जैसा लिबास पहने हुए ये जो चेहरे नजर आ रहे हैं, हमारा आपका चोला ओढ़े हुए, दरअसल वो मुसलमान नहीं हैं, वो कुछ लोगों के पाले हुए ऐसे चेहरे हैं जो सिर्फ इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। आप कहते हैं कि इस्लाम खून बहाने की इजाजत देता है। मैं तो पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं बेगूसराय वालों कि जो मजहब वजू करते हुए नाहक पानी बहाने तक की इजाजत न देता हो, वो खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं, मैं कड़े लफ्जों में मजम्मत करता हूं। कभी इस्लाम कभी मासूमों का कत्ल करने की इजाजत नहीं दे सकता। अरे हम तो उनके मानने वाले हैं कि जिन पर रोज कूड़ा फेंकती थी एक बुढ़िया, एक दिन जब उस कूड़ा नहीं फेंक पाई तो आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका हाल चाल लेने के लिए आने वाली नस्लों के साथ हम लोग किसी मुल्क के अंदर रहेंगे। संदेश आपकी हमेशा। दोस्तों, आज सुबह से सोशल मीडिया पर एक अजीब सा तमाशा मचा हुआ है। एक बात कही जा रही है कि इंडिया में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है और मंत्रिमंडल में एक भी, केंद्रीय मंत्रिमंडल नरेंद्र मोदी का जो तीसरा बना है उसमें एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। अब जाहिर सी बात है, इस पे एक सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी आप अल जज़ीरा देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स देखें, वॉशिंगटन पोस्ट देखें, पाकिस्तानी अखबार डॉन देखें, पूरा इंटरनेशनल मीडिया और इस तरह के तमाम पोर्टल्स पे आपको ये बात बड़े ज़ोर शोर से उठाई जाती नज़र आ रही है। अब इसमें कई बातें हैं। देखें, ये बात तो फिर भी समझ में आता है कि किसी ने किसी को वोट दिया और किसी ने किसी को वोट नहीं दिया। अब इससे आप बहुत कुछ नहीं तय कर सकते। लेकिन मज़ेदार बात यह कि ये बातें जो उठा रहे हैं राणा अयूब, आरफा खानम शेरवानी, जावेद अख्तर और ऐसे तमाम लोग, मोहम्मद ज़ुबैर, वो सोशल मीडिया के स्टार्स जो इन चीज़ों को, इन्फ्लुएंसर जो इन चीज़ों को लगातार ना सिर्फ उठा रहे हैं बल्कि बड़े एग्रेसिवली इस नैरेटिव को पुश कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आज से कुछ दिन पहले चिल्ला कर सिर्फ एक बात कह रहे थे कि देखो मुस्लिम वोट बटने नहीं देना है। 100 के 100 मुस्लिम वोट भाजपा के खिलाफ पड़ने, किस पार्टी के फेवर में पड़ने हैं, कहाँ पड़ने हैं, इस सब से कोई मतलब नहीं। जो लोग अब तक पिछले 2 महीने से एक एजेंडा बना के चल रहे थे कि मुस्लिम वोट का मायने ही सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से रोका जा सके, जो लोग कहते थे कि मुस्लिम वोट अपनी सार्थकता तभी साबित कर सकता है जब वो भाजपा के खिलाफ पड़े, किसी को भी पड़े, कहीं भी पड़े। हमें याद है कि किस तरह आम आदमी पार्टी की वो एक नेता हैं आतिशी मार लेना, उनका वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि गुंडों, चोर, लफंगों, बदमाशों को दे दो, भाजपा को नहीं दो। तो जब एक समुदाय ने पूरी कसम खा रखी है कि साहब भाजपा को वोट ना देने वाली बात भी नहीं है, वोट उसे देना है कि भाजपा सरकार में ना आ पाए, फिर उस समुदाय के वही लोग जो अब तक इस बात को नैरेटिव बना के चला रहे थे, आज पूछते हैं कि साहब इस समुदाय से कोई भी आदमी मंत्रिमंडल में क्यों नहीं है। तो पहले तो ये जाने कि एनडीए से अगर कोई मुसलमान खड़ा भी होता है, जितनी बार खड़े होते हैं सब हार जाते हैं। एक वो वाहिद केस एक आज छोड़ दें, जैसे आपको याद होगा एक बार रामपुर से जीत गए थे वो भाजपा के सांसद मुख्तार अब्बास नकवी, वो ऐसे हालात बन गए थे। वरना आप अगर भाजपा का टिकट अगर किसी मुस्लिम को मिला भी है तो वो हार गया है। तो जाहिर सी बात है जब आपके पास मुस्लिम सांसद ही नहीं होंगे तो आप मुस्लिम मंत्री कहाँ से बनाएंगे। तो लेकिन आप फिर भी इसको चिल्ला कर कह रहे हैं और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसको उठा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है और कहाँ हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है, इसे समझें। जैसे इस बार कुल 24 मुस्लिम सांसद देश में चुनकर आए। ये 2014 वाली हालात हैं। 14 में भी 24 सांसद आए थे। अब 80 सीटें हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश में, उसमें समाजवादी पार्टी सिर्फ 4 मुसलमानों को टिकट देती है, कांग्रेस 2 को देती है और बसपा 19 को देती है। तो सपा के 4 जीत जाते हैं, कांग्रेस के 2 में से 1 जीतता है, बसपा के 19 में से 19 हार जाते हैं। तो ये 5 मुस्लिम सांसद हो गए।
अब आप मज़ेदार बात देखें कि जब सदन में नेता बनाने का नंबर आता है तो आप पार्लियामेंट में डिम्पल यादव को बनाते हैं। जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विपक्ष बनाने की बात आती है तो आपकी फ़र्स्ट चॉइस शिवपाल यादव होते हैं, और अभी भी उन्हीं का नाम चल रहा है। इतने ढेर सारे 5-5, 6-6, 7-7 बार के जीते हुए शाहिद मंजूर और तमाम मुस्लिम विधायक हैं, उनका नाम तक नहीं चलता है। जब प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात आती है तो भी आपको कोई मुसलमान नहीं मिलता। समाजवादी पार्टी को पहले एक कुर्मी को बनाते हैं, नरेश उत्तम को 8.5 साल रखते हैं, फिर चूंकि उनको कन्नौज में चुनाव लड़ना था तो बीच चुनाव में उनको हटाकर श्यामलाल पाल को बना देते हैं, क्योंकि गड़रिया वोट कन्नौज में काफ़ी था, रखलेश कन्नौज से चुनाव लड़ रहे थे, तो वहाँ भी आप मुसलमान को कोई हिस्सेदारी नहीं देते हैं। मुख्यमंत्री का तो खैर सवाल ही भूल जाएं, उत्तर प्रदेश हो गया और बिहार हो गया, उसमें सपा और राष्ट्रीय जनता दल में मुख्यमंत्री सिर्फ एक परिवार से आता है और उसी से आ सकता है। आपने देखा वहाँ पे लालू और राबड़ी हो गए, अब तेजस्वी का नंबर लगा हुआ है, बनते हैं नहीं बनते भविष्य के घर में है। और यहाँ पर मुलायम के बाद अखिलेश, जाहिर सी बात है उसमें किसी और का नंबर नहीं लग सकता। पर आप डिप्टी सीएम भी बनाने को नहीं तैयार होते। अब तो एक डिप्टी सीएम बनाने की परंपरा से चल पड़ी है, आप तो किसी को उप मुख्यमंत्री भी बनाने को तैयार नहीं, आप प्रदेश अध्यक्ष बनाने को तैयार नहीं, आप नेता विपक्ष बनाने को तैयार नहीं, आप कुछ बनाने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि इन सब के बावजूद मुसलमान वोट आपको ही देगा। क्योंकि मुसलमान आपको वोट नहीं दे रहा है, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट दे रहा है। और इतनी बेरुखी के बाद भी आप किसी बड़े मुस्लिम हैंडल को समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव से इस तरह का सवाल करते नहीं देखेंगे कि साहब आपने मुसलमानों को उनका हक क्यों नहीं दिया। इसका एक सिंपल सा कारण है, मुसलमान मान के चलता है कि हमने आपको वोट इसलिए नहीं दिया था कि आप हमको डिप्टी सीएम बनाएं या सीएम बनाएं या नेता विपक्ष बनाएं या प्रदेश अध्यक्ष बनाएं या सांसद भी बनाएं, विधायक बनाएं। मुसलमान मान के चलता है कि हमने समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या विपक्ष में जो भी खड़ा था उसको वोट इसलिए दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सके। अब ऐसे में अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी यानी सपा और कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें ले आता है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बहुमत नहीं छू पाती, तो मुसलमान मान के चलता है कि आपने उनकी तवक्को यानी उनकी उम्मीद पूरी की, उन्हें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, उन्हें आपसे कोई पद नहीं चाहिए, उन्हें आपसे सांसदी विधायकी नहीं चाहिए, उन्हें अपने इलाकों में रोड्स नहीं चाहिए, अस्पताल नहीं चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए। उन्हें आपसे सिर्फ एक उम्मीद थी कि आप भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त करने से रोक दें, और आपने रोक दिया। अब वो आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, कोई शिकायत नहीं करेंगे। तो सवाल ये कि भाजपा से क्यों मांगा जा रहा है, तो उसका भी जवाब बहुत साफ है। भाजपा से मांगा नहीं जा रहा है, भाजपा को बेइज्जत किया जा रहा है, भाजपा को एम्बैरस किया जा रहा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एंटी मुस्लिम पार्टी कह के। सोच के देखें कि भाजपा एंटी मुस्लिम है कि मुस्लिम एंटी भाजपा है, भाजपा मुसलमानों के खिलाफ है कि मुसलमान भाजपा के खिलाफ है। भाजपा तो जब से आई है वो तो उनका तो कहना है, आपने याद होगा योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि हमने 18% मुसलमानों को 34% मकान दिए। आप किसी मुसलमान से पूछ लें, सरकारी जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो राशन हो, चाहे घर हो, चाहे टॉयलेट हो, चाहे लोन हो, चाहे मकान, सब कुछ उनको बराबर मिला है। तो भाजपा मुसलमानों के खिलाफ है कि मुसलमान भाजपा के खिलाफ है? हकीकत यह है कि मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से भाजपा को रोकने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन आपको एक ग्लोबल नैरेटिव, पूरी दुनिया में एक नैरेटिव ये बनाना है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का कत्लेआम कर रही है और मुसलमानों के खिलाफ है। इसके लिए ये बात फैलाई जा रही है कि सब मंत्रिमंडल में कोई भी मुसलमान नहीं है। देखें 2015 में केजरीवाल का भी एक ऑडियो वायरल हुआ था, फ़ोन कॉल थी, जिसमें वो कहते हुए पाए गए थे कि हमें मुसलमानों को टिकट भी देने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास हमारे पास आने के अलावा विकल्प ही क्या है। उस समय भी माना गया था कि इस बात से मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे, पर मुसलमान नाराज़ नहीं हुए। उन्होंने ये सब बातें अपनी जगह, उन्होंने झोली भर के 100% वोट केजरीवाल को दे दिया, क्योंकि उस समय दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को रोकने वाले केजरीवाल ही थे। उन्हें मतलब नहीं है कि वो वोट कहाँ जा रहा है, वो कांग्रेस को जाए, सपा को जाए, राष्ट्रीय जनता दल को जाए, आम आदमी पार्टी को जाए, ममता को जाए या काले चोर को जाए, बात भाजपा को रोकने की। देखें, मुझे इस मामले में जो मुस्लिम वोटर है उसका जो कंसेप्ट है बड़ा क्लियर लगता है। वो आपसे कभी आरक्षण नहीं मांगेगा, आप उनको देते रहें। आपने देखा कर्नाटक में दे दिया,
4%। बिहार में बात चल रही थी, अभी आपने सुना चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं आंध्र प्रदेश में, आप कहते रहिए कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, पर आपको लगता है कि वो आरक्षण के लिए आपको वोट देगा? भूल जाइए साहब, उसने कभी मांगा आपसे आरक्षण? उसने कभी आपसे नौकरी मांगी? उसने अपने इलाकों में कभी साफ़ सुथरी सड़कें मांगी? उसने कभी अस्पताल मांगे, कभी स्कूल मांगे? कभी वो बजाते नालों को साफ़ करने के लिए आपसे कहा? नहीं, उसने ऐसी कोई बात आपसे नहीं की। सबसे बड़ी बात, उसने आपसे नौकरी तक नहीं मांगी। आज आप देखें कि ज़्यादातर जो मुस्लिम युवक हैं वो छोटे छोटे काम करके अपने काम में लगे हुए हैं। कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई वेल्डर है, कोई स्कूटर कार देख रहा है, कोई बाल काट रहा है, कोई राजगीर हो गया है, कोई फ्रिज बना रहा है, कोई एसी बना रहा है। ये तमाम काम आपने देखा है कि उनका टोटल जितने हाथ से किए जाने वाले काम थे उन सब पे मुस्लिम समुदाय का पूरी तरह एकाधिकार हो चुका है। हमारे यहाँ जो काम ये परंपरागत रूप से लोग करते थे, आप बाल काटने का देख लें, आपको जल्दी जल्दी हिंदू एक नाव नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ परंपरागत रूप से जो काम किए जाते थे, उनके बच्चों को अब एक दिमाग में बात आ गई कि साहब आरक्षण लागू हो गया है, मंडल आयोग आ गया है, आपको कलेक्टर बनना है, आपको आईएएस बनना है, आपको पीसीएस बनना है, और ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था आपको बेवकूफ़ बनाकर आपके काम में लगाई हुई है, जजमानी प्रथा चला रही है, वगैरह वगैरह। हकीकत ये कि भी देखिए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में 6 लाख बच्चों ने अप्लाई किया तो 384 पद थे। आप सोच के देखें कि 6 लाख में 384, ऊँट की मुँह में जूरा भी नहीं हुआ, तो आप मतलब जॉब्स हैं नहीं, लेकिन आप सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है कि साहब आरक्षण आ गया, अब आप सब कलेक्टर हो जाएंगे। तो लेकिन मुसलमान इस झांसे में नहीं आया। उसने धीरे धीरे करके इन तमाम छोटे छोटे कामों पे अपना एकाधिकार बना लिया। उसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो आपसे कुछ नहीं मांगता। वो साल में 2 साल में एक बार जब चुनाव होता है, ईमानदारी से अपने घर से निकलता है, सुबह से लाइन में खड़ा होता है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देता है और लौट के वापस वही करने लगता है जो वो कर रहा था। इस मामले में उनका कंसेप्ट बहुत क्लियर है, उन्हें बहुत सोच विचार की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन उनका ओवरऑल कंसेप्ट, हर मामले में उनका कंसेप्ट क्लियर है। आपको याद होगा कि एक ज़माने में बहुत लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट टीम के एक विकेट कीपर रहे थे, बड़े फेमस थे, सैयद मुर्तज़ा हसन किरमानी, SMS किरमानी। तो सैयद किरमानी साहब ने एक बार जोश में आकर अपनी आँखों को दान करने की बात की। हम अक्सर नेत्रदान, महादान कहा जाता है कि जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो डॉक्टर्स आके आपकी आँखें निकाल लेंगे और किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे। उनके ऊपर उनकी बिरादरी से इतना दबाव आया कि साहब ये तुमने क्या कर डाला, इस्लाम में तो इस तरह के ऑर्गन्स को, अपने अंगों को दान करने की कोई गुंजाइश ही नहीं। सैयद किरमानी को अपनी बात वापस लेनी पड़ी। उन्होंने अपना जो एक रजिस्ट्रेशन कराया था उसको कैंसिल करा दिया। लेकिन ऑर्गन्स लेने में, अंगदान लेने में कहीं कोई रोक नहीं है, उसमें आप सबसे आगे हैं। फैमिली प्लानिंग की बात होती है, परिवार नियोजन की बात आती है, फिर वहाँ मज़हब आड़े आ जाता है कि हमारे मज़हब में परिवार नियोजन की इजाज़त नहीं है। लेकिन उन्हीं परिवारों को जब राशन से लेके, मकान से लेके तमाम सुविधाएं देने की बात आती है तो आप सबसे आगे होते हैं, उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे टैक्स का पैसा लेकर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया चलाते हैं, पर उसमें हमारे संविधान में दी हुई आरक्षण की एक सुविधा है, एक आरक्षण का नियम है, वो आप लागू नहीं करते। कहते हैं आप ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। जबकि देखिए, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वो होता है जिसको बनाया और चलाया माइनॉरिटीज़ द्वारा, अल्पसंख्यक ही बनाए और अल्पसंख्यक ही चलाएं। ना ही आपने इन्हें पूरी तरह बनाया और चलाया तो आपने इनको 1% नहीं है। आपकी सारी VC से लेकर चपरासी तक की तनख्वाहें आपकी केंद्र सरकार से आ रही हैं, हमारे टैक्स से आ रही है, आपके टैक्स से आ रही है। लेकिन वहाँ पे रिजर्वेशन मुसलमानों का होता है, ना वहाँ आपको शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन मिलेगा, ना शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन मिलेगा, ना OBC रिजर्वेशन मिलेगा, ना EWS रिजर्वेशन मिलेगा, ये सब नहीं मिलेगा। तो एक कंसेप्ट बहुत उनका हमेशा से, आज से नहीं, हमेशा से क्लियर रहा है। कानून की बात आती है तो कहते हैं कि साहब वो जो जितने सिविल लॉज हैं, अगर उनको प्रॉपर्टी देना है, लोन देना है, लड़कियों को हिस्सा देना है, कोई भी ऐसा कानून है, वो कहते हैं शरीयत के हिसाब से चलेंगे। लेकिन जब क्रिमिनल लॉस की बात आती है वो कहते हैं हम उसमें शरीयत नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ पे चोरी करने पर हाथ कटेगा, हत्या करने पे सर कटेगा, जिना करने पे पत्थर मारकर आपको मौत की सज़ा दी जाएगी। तो जब क्राइम की बात आती है तो कहते हैं कि नहीं साहब, हमको शरीयत के कानून नहीं चाहिए, हमें सेकुलर लॉज चाहिए। उस समय उनकी भारत के संविधान में श्रद्धा जाग जाती है। तो बड़ा ही क्लियर कट है उनका, उसमें कहीं कोई उन्हें कन्फ्यूजन नहीं है। मुझे हंसी आती उन लोगों पर जिनको उन्हें लेकर कोई कन्फ्यूजन है।
अच्छा देखिए, इस मामले में ये जब इस तरह की बातें होती हैं तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी ही इनको फॉर ग्रांटेड लेती है और या फिर राष्ट्रीय जनता दल ही लेती है। जो भी आपको वोट देता है और अनकंडीशनली वोट देता है, बिना शर्त के वोट देता है, जो भी आपके साथ राजनीति में बिना किसी शर्त के जुड़ता है, उसका यही हाल होता है। आज आप देखें कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद आई हुई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कल गई थी। आज उनसे मिलने कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जाता है। अब ये कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और बताया ये गया कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी इस प्रतिनिधि मंडल में मौजूद थे। ये कौन सा प्रतिनिधि मंडल है? ये तो सिर्फ गांधी परिवार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक को नहीं ले गए। खड़गे की भूमिका पूरी हुई, उनको खड़ा किया गया था दलित वोटों के लिहाज से। कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो तो नहीं जानते। लेकिन जहाँ पे ये गांधी परिवार जाना सही नहीं समझता, जैसे मोदी के मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण में गांधी परिवार को वहाँ जाना अपनी बेइज्जती लग रही थी, तो ना सोनिया गए, ना राहुल गए, ना प्रियंका गई। वहाँ खड़गे से कहते तुम चले जाओ, खड़गे साहब वहाँ नजर आए। जहाँ बाकी जगह उनको जाना है, जहाँ उनको लगता है वहाँ जाने से उनको कोई लाभ मिलना है या फिर उनको कहीं से एक नैरेटिव चलाना आसान लगता है, वहाँ गांधी परिवार खुद जाता है, खड़गे को पूछा भी नहीं जाता। तो राजनीति में बिना शर्त समर्थन का यही हाल होता है। अब पंजाब में देख लें कितना ज़बरदस्त वोट बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी का। इस बार सीट नहीं मिली, लेकिन वोट परसेंटेज कई गुना हो गया, क्योंकि इस बार पंजाब के हिंदुओं ने भाजपा को वोट दिया है। लेकिन जब वहाँ से मंत्री बनाने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी एक सिख को चुनती है, जैसे हिंदू को नहीं, क्योंकि हिंदुओं ने तो उनको मजबूरी में वोट दे ही दिया। खालिस्तान आंदोलन वहाँ फिर से जिंदा हो रहा है। भाजपा को मालूम है कि खालिस्तान आंदोलन के डर से हिंदुओं को वोट देगा ही देगा, तो ऐसे में उसको मुख्यमंत्री या ऐसे में वहाँ से किसी भी सांसद को मंत्री बनाने की क्या आवश्यकता है? सिखों का वोट चाहिए, सिख को बना लिया। उत्तर प्रदेश को ले लें, पूर्वांचल में सबसे बड़ा झटका इनको कुर्मी जाति से लगा। माना गया कि कुर्मियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया और सपा की जीत में बहुत बड़ा हिस्सा बने। तो इस बार उत्तर प्रदेश से इतनी बड़ी हार के बाद भी दो कुर्मियों को मंत्री बनाया गया। राजपूतों की नाराज़गी बताई गई, 2 राजपूत भी लिए गए। तो ऐसे में राजनीति का एक यही एक जिसे कहना चाहिए चलन है कि अगर आप बिना शर्त किसी से जुड़ते हैं तो आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। और इसमें फिर समाजवादी पार्टी अगर मुसलमानों को हल्के में ले, या भारतीय जनता पार्टी तथाकथित सवर्णों को हल्के में ले, या कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे को भाव न दे, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो जितने ये परिवारवादी दल होते हैं, सपा हो गई, राष्ट्रीय जनता दल हो गई, या देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जो किसी न किसी परिवार की गुलाम है, वहाँ परिवार ही मुद्दा है। वहाँ परिवार से बड़ा कोई इशू नहीं है, उसके बाहर सब कुछ लेन देन है।